तो जिस तरह से हमारे देश की सरकार सड़कें, चौराहे और हाईवेज बना के देश के विकास करने में लगी हुई है, आदित्य धर भी धुरंधर द रिवेंज के अंदर उसी रास्ते पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मैं लिख के दे रहा हूं, इस फिल्म को देखने के बाद इतने लोगों की गड्ढे फट के चौराहा होने वाली है ना। सो हे लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स केजे एंड वेलकम बैक टू द सिने केजे। और जिस तरह मेरा धुरंधर द रिवेंज का प्रीव्यू शो 2 घंटा लेट हुआ था, मैं भी इस फिल्म का रिव्यू 2 दिन लेट डालकर अपना रिवेंज ले रहा हूं। हालांकि वो बात अलग है कि इससे मेरा ही नुकसान हो रहा है। बट अगर हम लोग शुरू करें इस फिल्म के पॉजिटिव्स, तो इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके राइटर, डायरेक्टर, एडिटर और पीक डिटेलर मिस्टर आदित्य धर। क्योंकि ऐसी जनरेशन में जहां पर लोग 30 सेकंड की रील भी 2x की स्पीड पे देख के ये बोलते हैं कि साला ये खत्म क्यों नहीं हो रही है। 3 घंटे 50 मिनट के लिए ऑडियंस को अपना टॉयलेट रोक के स्क्रीन पे आंखें गड़ाए रखने के लिए मजबूर कर देना इज द काइंड ऑफ जॉब जिसके लिए सच में गूदे भर का जोर लगाने की जरूरत पड़ती है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हार्ड हिटिंग और लेयर डायलॉग्स एंड इम्पेकेबल डायरेक्शन के अलावा भी जिस तरीके से आदित्य धर ने इस फिल्म की स्टोरी क्राफ्ट की है, देयर वर सो मेनी पॉइंट्स इन द फिल्म जहां पर मेरा लेजेंड रिएक्शन निकला था, ओ फक, इन्होंने एक्चुअली दिखा दिया। There are so many twists, so many turns, so many characters in this film जो कि आपने चाहे कितना ही फ्रेंच सिनेमा देख रखा हो, आप चाहे कितने ही बड़े वाले सिनेफाइल हो, आप गेस नहीं कर पाओगे। You will not see them coming at all। और उन मोमेंट्स पे जिस तरीके से ऑडियंस ने चीयर किया था, जो सीटियां तालियां बजाई थी, द थिएटर हैड टर्न्ड इनटू अ स्टेडियम। इट वाज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच दैट। इतने सारे कंट्रोवर्शियल, डार्क, ग्रिटी एलिमेंट्स के बाद भी ये फिल्म आदित्य धर की शेयर कन्विक्शन और जिस पैशन के साथ में उन्होंने ये फिल्म बनाई है उसकी वजह से वर्क करती है। और एक और बंदा है जिसकी कन्विक्शन की वजह से ये फिल्म वर्क करती है, जो कि है रणवीर सिंह। Which brings me to the second biggest plus point of this film, which is the performances of this film. First part में मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना था कि अरे अक्षय खन्ना ने तो रणवीर सिंह को उसी पिक्चर के अंदर ओवरशैडो कर दिया, ये तो अपनी पिक्चर के अंदर साइड कैरेक्टर बन के घूम रहा है। उन सभी लोगों को इस फिल्म का पहला 20 मिनट दिखा दो, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। रणवीर सिंह हैज डिलीवर्ड अ वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस, जहां पर उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू इतना इंटेंसली जसकीरत सिंह रांगी और हमजा अली मजारी दोनों का ही कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है कि आपका जेन्युइन रिएक्शन निकलेगा कि साला कुछ एक्टर्स जितनी रेंज अपने पूरे करियर में दिखा पाते हैं उतनी इस बंदे ने एक पिक्चर में दिखा दी। आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर रणवीर सिंह बिकॉज ही वाज एवर सिंस द लास्ट 4 years डिलीवरिंग वन फ्लॉप फिल्म आफ्टर अनदर एक्सेप्ट फॉर रॉकी रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म के बाद से उनका पक्का से बॉलीवुड के अंदर मुस्तकबिल बदलने वाला है। ऑल्दो पिछले पार्ट के कंपैरिजन में भी सारा अर्जुन यार, सारा अर्जुन ऑल्दो पिछले पार्ट के कंपैरिजन में भी जो रोल सारा अर्जुन को इस पार्ट में मिला है वो थोड़ा कम है, लेकिन जितने भी सीन्स उनको मिले हैं, चाहे वो वॉइस मॉड्यूलेशन में हो या फिर अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू हो, शी हैज नेल्ड ऑल ऑफ दोस सीन्स। यलीना जमाली का कैरेक्टर जिस तरीके की सिचुएशंस, जिस तरीके की डिलेमास के अंदर इस फिल्म के अंदर फंसता है, उनको टोटल जस्टिस दिया है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के थ्रू। उसके अलावा सभी एक्टर्स ने, चाहे वो आर माधवन हो, दानिश पंडोर हो, अर्जुन रामपाल ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की इस फिल्म के अंदर। ही वाज एन एब्सोल्यूट मेनेस इन दिस फिल्म। उनके साथ साथ सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। इवन संजय दत्त ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। Wait, Sanjay Dutt was actually not performing, he was just being himself. पर 2 एक्टर्स को मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा, जिसमें से सबसे पहले हैं गौरव गेरा एज आलम भाई एंड राकेश बेदी एज जमील जमाली। किसी ने सही कहा है कि जब कॉमिक एक्टर्स सीरियस रोल्स के अंदर आते हैं तो वो लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस देते हैं, क्योंकि इस फिल्म के अंदर भी गौरव गेरा ने सेकंड हाफ के अंदर और स्पेशली राकेश बेदी ने एज जमील जमाली जो लास्ट एक्ट के अंदर परफॉर्मेंस दी है, उसने फिल्म को सही मायने में आइकॉनिक बनाने का काम किया है। वैसे एक और आदमी है जिसने फिल्म को आइकॉनिक बनाने का काम किया है, जो कि है शाश्वत सचदेव, हु इज द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस फिल्म। मैं देख रहा था कि काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि यार सेकंड पार्ट का जो म्यूजिक है वो फर्स्ट पार्ट जितना अच्छा नहीं है। मतलब इस पार्ट का भी अच्छा है लेकिन फर्स्ट पार्ट जितना अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है कि तुमने बिल्कुल गर्दा उड़ा देने वाला काम किया है जब तुम्हारी उस एल्बम को लोग तुम्हारे पास्ट वर्क से कंपेयर करके अंडरवेलमिंग बोल रहे हैं, जो कि अगर किसी भी और आदमी ने कंपोज की होती तो लोग उसको तुरंत सर पे चढ़ा के इंडिया का नेक्स्ट बिगेस्ट कंपोजर ऑलरेडी घोषित कर चुके होते। मैं तो कह रहा हूं आदित्य धर के साथ में शाश्वत सचदेव को भी इस फिल्म के डायरेक्टर का क्रेडिट मिल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनका बैकग्राउंड स्कोर इस पूरी फिल्म को इमोशनली गाइड करता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर और कोई भी कंपोजर ने इस फिल्म के लिए म्यूजिक दिया होता, इट वुड नॉट हैव बीन हाफ एज इंपैक्टफुल एज दिस फिल्म इज राइट नाउ। और सिर्फ इसका क्लासी बैकग्राउंड स्कोर नहीं, जिस तरीके से शाश्वत सचदेव ने पुरानी हिंदी सॉन्ग्स को लेके और पुरानी गजलों को लेके उनको न्यू एज रॉक म्यूजिक और सिंथ म्यूजिक के साथ में फ्यूज करके गाने बनाए हैं, न्यू सॉन्ग्स बनाए हैं, वो एक ऐसा डिस्टिंक्ट और एक ऐसा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्राफ्ट करती हैं जो आपको इससे पहले कहीं भी सुनने को नहीं मिला होगा। और फिल्म का जो मूड है, उसकी जो टोनैलिटी है, उसको परफेक्टली सेट करने का काम करती है। इसके अलावा भी इस फिल्म के काफी सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसके टोन और मूड को सेट करने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो वाइब है इस फिल्म की, उसको और ज्यादा एटमॉस्फेरिक, उसको और ज्यादा अनफॉरगेटेबल बनाने का काम करते हैं। माय फेवरेट बीइंग द सिनेमेटोग्राफी डन बाय विकास नौलखा, जो कि बहुत ही रॉ, ग्रिटी येट एस्थेटिक तरीके से फिल्म की पूरी टोनैलिटी को सेट करने का काम करती है। इट इज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच सम ऑफ द फ्रेम्स फ्रॉम दिस फिल्म। माय पर्सनल फेवरेट बीइंग द वन जहां पर हमजा का कैरेक्टर एक रूफटॉप पे खड़ा होता है व्हाइल ही इज कंप्लीटली ड्रेंच्ड इन रेन व्हिच लुक्स लाइक ब्लड। कोई नहीं बोलेगा वो सीन शरारत सॉन्ग के टाइम पे शूट हुआ था, ओके। अदर देन साउंड डिजाइन और प्रोडक्शन डिजाइन भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि फिल्म के एक्सपीरियंस को और ज्यादा इमर्सिव बनाने का काम करते हैं। वो आपको लिटरली लियारी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं।
अब क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए पैसे नहीं मिले हैं, ऑल्दो अगर कोई देना चाहता है तो यू कैन डीएम मी, माय इंस्टा अकाउंट इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं रहमान डकैत की बीवी की तरह फिल्म की स्टार्टिंग में जैसे वो हमजा को चाटा मारने के बाद गायब हो गई थी, मैं इस फिल्म के पॉजिटिव्स बता के गायब नहीं होने वाला हूं। और अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सुनने के लिए आए थे और नेगेटिव सुन के मेरे ऊपर एसपी चौधरी असलम की तरह गालियों की वर्षा करने वाले हैं, तो आप वीडियो अभी बंद करके जा सकते हैं। पॉजिटिव्स यहां पर खत्म होते हैं। अब अगर फिल्म के फ्लॉज की बात करें तो सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस फिल्म के अंदर कोई बहुत ही ग्लेयरिंग या मेजर फ्लॉज नहीं है फ्लॉज हैं इधर उधर, जैसे कि कुछ एडिटिंग इश्यूज हैं, कुछ साउंड मिक्सिंग के इश्यूज हैं, बट जो ओवरऑल एक्सपीरियंस की फिल्म प्रोवाइड करती है वो इतना सॉलिड है और इतना एंगेजिंग है कि आप जो इसके छोटे मोटे फ्लॉज हैं इधर उधर के, उनको आराम से फोरगो कर सकते हो। हाउएवर आई थिंक कि इस फिल्म से आपका सही एक्सपेक्टेशंस लेके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आप गलत एक्सपेक्टेशंस लेके मूवी के अंदर जाते हो, देन यू वुड प्रोबेबली नॉट हैव एज ग्रेट ऑफ एन एक्सपीरियंस एज आई डिड। सो कंसीडर द फॉलोइंग एज लेस ऑफ द फ्लॉज ऑफ दिस फिल्म एंड मोर ऑफ द एक्सपेक्टेशंस दैट यू शुड गो इनटू दिस फिल्म विथ। जिसमें से सबसे पहले तो मुझे बात करनी ही होगी हमारे आदरणीय सेंसर बोर्ड के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा पूरा योगदान दिया है इस फिल्म के जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही एंगेजिंग, बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस है, उसके बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से मारने में। चलो मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूं, सुन के एकदम स्वाद आ जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। हम सब लोगों को पता है कि धुरंधर के अंदर गालियां हैं, राइट? तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के अंदर गालियां हैं, जिसमें से कुछ गालियां ऐसी हैं जैसे कि गाड़ू, चुतिया, बड़वा, जिनको बिना म्यूट मारे सारे कैरेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक गालियां ऐसी हैं जिनको पार्शियली म्यूट किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं बहन जो है वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के अंदर है, लेकिन फिल्म के फर्स्ट पार्ट के अंदर गाली का फर्स्ट पार्ट रखा गया है और सेकंड पार्ट सेंसर किया गया है। मतलब बहन सुनाई देता है और सेंसर किया गया है, और सेकंड पार्ट के अंदर गाली का फर्स्ट पार्ट सेंसर किया गया है और सेकंड पार्ट सुनाई देता है। सेंसर किया गया है लेकिन चोट सुनाई देता है। आपको क्या लगता है ये चीज सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म का एक्सपीरियंस खराब करने के लिए की है, या फिर ये डिसीजन सेंसर बोर्ड ने हमारे देश के संस्कार बचाने के नाम पे किए? नहीं, ये सेंसर बोर्ड ने इसलिए किया है जिससे कि ऑडियंस को कंफ्यूजन ना हो कि हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं या सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तभी फर्स्ट पार्ट के अंदर गालियों का फर्स्ट पार्ट सुनाई देता है और सेकंड पार्ट के अंदर गालियों का सेकंड पार्ट सुनाई देता है। पीक डिटेलिंग बाय सेंसर बोर्ड। नहीं बट सीरियसली यार, आपने फिल्म को ए रेटिंग दी है, और ए रेटिंग के साथ साथ में बकायदा 2 मिनट का फिल्म शुरू होने से पहले नरेटेड हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर डिस्क्लेमर दिया है, जिसके अंदर साफ साफ आपने मेंशन किया है कि इस फिल्म के अंदर मैच्योर कंटेंट है और ऑडियंस को एडवाइस किया जाता है कि वो अपनी सोच समझ से इस फिल्म के अंदर सही और गलत के बीच का डिफरेंशिएशन करें। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं ऑडियंस अपनी सोच समझ का यूज करके सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट करे, तो उनको वो करने का मौका तो दो। खुद ही वायलेंस को सॉफ्टन कर दे रहे हो, खुद ही गालियां म्यूट कर दे रहे हो, मौका कहां मिल रहा है ऑडियंस को अपनी सोच समझ का यूज करके ये डिसाइफर करने का कि हाँ मैं सिनेमा देख रहा हूं, मैं एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देख रहा हूं, रियल लाइफ के अंदर मैं किसी का गला काट के उसके साथ मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। ये चीज फर्स्ट पार्ट के अंदर इतनी इरिटेटिंग नहीं लगती है, लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर जब फिल्म के काफी सारे सीरियस और इंटेंस सीन्स जहां पर बहुत सारी गालियां हैं, उनके अंदर बार बार आपको म्यूट सुनने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं कि सारी गालियां म्यूटेड है, कुछ गालियां बिल्कुल म्यूटेड नहीं है, कुछ गालियां आधी म्यूटेड है, कुछ गालियां पूरी म्यूटेड है। जो एक्सपीरियंस होता है ना सीमलेस एक सीन का, वो बर्बाद होता है, फ्लो बिगड़ जाता है पूरा। एंड दैट इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक। अगर आपने फिल्म को ए रेटिंग दे दी है तो आपको सेंसर करने की क्या जरूरत है? यू आर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, नॉट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसरशिप। आई डाउट कि इस फिल्म के अंदर रूलिंग गवर्नमेंट की जो ग्लेजिंग की गई है, अगर वो ना की जाती तो ये फिल्म ए रेटिंग तो छोड़ो, पास भी हो पाती या नहीं हो पाती। खैर वैसे ए रेटिंग की बात भी कौन कर रहा है? which makes me come to my second point, which is अगर आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर अजय सान्याल यानी कि आर माधवन के कैरेक्टर के द्वारा बोले गए कुछ जो बीच बीच में डायलॉग्स आते हैं उनसे तकलीफ हुई थी और आपको फर्स्ट पार्ट एक प्रोपेगेंडा फिल्म लगी थी, तो इस फिल्म से 150 किलोमीटर की दूरी बना के रखना प्लीज। बिकॉज फर्स्ट पार्ट तो फिर भी अपनी पॉलिटिक्स को लेकर काफी सटल था। इस पार्ट के अंदर तो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का केक बना के उसको अपने हाथ में बटोर के ऑडियंस के मुंह के अंदर हाथ डाल के गले के अंदर घुसा दिया जाता है। According to my personal opinion, yes, this film is a propaganda film, but it is not a lazily made propaganda film, and it is a well-made propaganda film. और जो भी propaganda वाला part है वो इसके narrative के अंदर seamlessly fit हो जाता है और उसको कहीं भी hamper नहीं करता है. So it works for me और मुझे उससे कोई खास दिक्कत हुई नहीं. But you know, अगर आपको तकलीफ हो सकती है, then I would suggest to avoid this film. और subtle से मुझे याद आया third thing, धुरंधर का पार्ट 1 जो था वो काफी ग्राउंडेड अप्रोच के साथ में अपनी कहानी को लेकर चलता है। वो ग्राउंडेड अप्रोच आपको धुरंधर द रिवेंज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ऑल्दो कोई भी अननेसेसरी या ओवर द टॉप एलिमेंट्स डाल के कहानी को हैम्पर नहीं किया गया, विच इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। देयर आर अ लॉट ऑफ सीक्वेंसेस जहां पर भर भर के सीटियां, तालियां, गले फाड़ के चिल्लाने का मौका ऑडियंस को दिया जाता है। बहुत सारे फैन सर्विसिंग वाले मोमेंट्स हैं और अगर आप वही सेम अप्रोच एक्सपेक्ट करके इस पार्ट से जाओगे जो कि धुरंधर पार्ट 1 की थी, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही ग्रिटी, बहुत ही रियलिस्टिक टाइप की अप्रोच, तो आप सेकंड पार्ट के अंदर पक्का से डिसअपॉइंट होने वाले हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फिल्म। इस फिल्म का जो स्ट्रक्चर है वो काफी अनकन्वेंशनल टाइप का है। मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज धुरंधर वाज इनिशियली सपोज्ड टू बी जस्ट वन फिल्म, जिसको बाद में 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया क्योंकि कहानी की लेंथ और डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, ना कि ऐसे प्रोड्यूसर्स की वजह से जो कि सिर्फ जावेद खरानी टाइप पैसे छापने से मतलब रखते, कहानी जाए तेल लेने।
इसी की वजह से इस फिल्म का जो स्ट्रक्चर है वो किसी रेगुलर सीक्वल की तरह नहीं बल्कि किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फिल्म के सेकंड हाफ की तरह फील होता है। और इसी अनकन्वेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से फिल्म की जो पेसिंग है वो बहुत अनइवन है। फिल्म कहीं पे भी लैग नहीं करती है और आप एक भी मिनट के लिए बोर नहीं होगे। बोर तो छोड़ो, अपनी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे, लेकिन आपको बहुत जगहों पे ऐसा फील होगा कि ओके ठीक है, दिस इज गोइंग वे टू फास्ट, या फिर ओके ठीक है, अब जितना फास्ट फिल्म पहले जा रही थी फिल्म अब उतना फास्ट नहीं जा रही है। और ये जो अनइवननेस है ये पूरे फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं रहती है एंड यू विल टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। लेकिन अगर आप ये सारी एक्सपेक्टेशंस अपने दिमाग में रख के ये फिल्म देखने जाने के लिए तैयार हो तो मैं आपको धुरंधर द रिवेंज का रिव्यू एक लाइन के अंदर दे सकता हूं, विच इज दैट धुरंधर द रिवेंज इज नॉट अ फ्लॉलेस सीक्वल बट अ परफेक्ट कंक्लूजन टू द धुरंधर सागा। अगर आपको धुरंधर पार्ट 1 रत्ती भर भी पसंद आया हो तो अभी के अभी जाओ, अपने टिकट्स बुक करो अगर अभी भी मिल पा रहे हो तो, एंड गो वॉच दिस फिल्म इन द थिएटर ऑन अ बिग स्क्रीन बिकॉज दैट इज हाउ दिस फिल्म इज सपोज्ड टू बी एक्सपीरियंस्ड इन अ पैक्ड थिएटर वेयर ऑडियंस इज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ देयर लंग्स एट एवरी सिंगल एलिवेशन सीन। एंड मैं लिख के देता हूं, धुरंधर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल रीडिफाइन व्हाट ब्लॉकबस्टर सिनेमा कैन बी एंड कैन लुक लाइक इन इंडिया। बात करूं अगर रेटिंग की तो मैं धुरंधर द रिवेंज को दूंगा, मैं धुरंधर द रिवेंज को क्या रेटिंग दूंगा, मुझे बस आदित्य धर का नंबर दिला दो यार कोई प्लीज। बाकी ये तो था धुरंधर द रिवेंज का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं आई एम सॉरी, मैंने काफी लंबे टाइम से, एक्चुअली बहुत ही लंबे टाइम से कोई भी वीडियो कोई भी रिव्यू इस चैनल पे नहीं डाला था, बट लेट मी टेल यू दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई एम प्लानिंग ऑन मेकिंग वीडियोस रेगुलरली अगेन। हालांकि मैं इस तरीके के रिव्यू वीडियोस अब उतने ज्यादा नहीं बनाया करूंगा। आई एम फोकसिंग मोर ऑन एनालिसिस वीडियोस जहां पर मैं फिल्म्स को इन डेप्थ एनालाइज किया करूंगा और फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट्स को और उस फिल्म को क्या चीज उतनी बढ़िया या उतनी बेकार बनाती हैं उसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करने के बारे में सोच रहा हूं। और आई विल स्टार्ट दिस विद धुरंधर द रिवेंज ओनली। आई विल वॉच द फिल्म अ फ्यू मोर टाइम्स एंड एनालाइज इट और उसके बाद आई विल मेक अ प्रॉपर इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ दैट फिल्म जो कि स्पॉइलर फील्ड होगा। ये तो स्पॉइलर फ्री रिव्यू था जो कि मैंने काफी बेसिक तरीके से फिल्म को रिव्यू किया है, बट उसके अंदर मैं इन डेप्थ फिल्म को डाइसेक्ट करके फिल्म मेकिंग टेक्निक्स के थ्रू कैसे ये फिल्म एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है ऑडियंस को उसके बारे में जरूर बात करूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे टाइप की वीडियोस देखने के लिए देन subscribe the channel and follow me on Instagram. Make sure you like this video and share it with your धुरंधर पगलू friends. बाकी अगर कोई अपने थॉट्स शेयर करने हो या फिर फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है. I would really appreciate if you make a comment and see you guys in the next one. Bye bye. अच्छा, जाने से पहले बस ये बात सुनते जाओ, मैंने फर्स्ट पार्ट के टाइम पे काफी लोगों को ये पूछते हुए देखा था कि यार हमजा जब पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी बन के जाता है तो यलीना को कैसे पता नहीं चलता कि वो मुसलमान नहीं है, या फिर यलीना छोड़ो इस बंदे को कैसे नहीं पता चलता कि वो मुस्लिम नहीं है। तो एज एन आंसर, नॉट किडिंग, नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल, फिल्म के एंड में आदित्य धर ने एक सर्कमसिजन जोक डाला है। टीम डिटेलिंग बाय आदित्य धर।